Good morning, students. Today we are going to study about types of chemical reaction. It is my second video about types of chemical reaction, and we already know something about types of chemical reaction in my previous video. So let's have our some other types of chemical reaction which we are left in my previous video. So let's see about. So as we know that various changes takes place due to various conditions and which gives various products. So this is all about different products and different conditions, and the term to be given to those chemical reactions due to different conditions and their results. So let's see about. This is our some other types of chemical reaction. What we have to study is about here exothermic chemical reaction, endothermic chemical reaction, precipitation reaction, here corrosion, rancidity, and some methods to prevent, to overcome from rancidity. So let's see here, what is exothermic reaction? Exothermic reaction होता क्या है? रियली एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, एक्सो मीन्स रिलीज आउट, थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर जिसमें से एनर्जी रिलीज हो, हीट रिलीज हो, ऐसा कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जैसे हम लोग स्लैक्लाइन सूखा चूना पानी में डालते हैं, सॉरी क्विकलाइन, जैसे हम लोग पानी में डालते हैं CO क्विकलाइन, तो तुरंत ही वो पानी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद रिजल्ट क्या देता है? वो हमारा स्लैक लाइन बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं गीला चूना, खैनी में जो खाते हैं वो चूना बन जाता है। तो ये जो है यहाँ हीट जो प्रोड्यूस हुआ, ये हीट प्रोड्यूस हुआ, तो इस रिजल्ट को, इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। दूसरा है, मैंने ये बताया था आप लोगों को कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जब कार्बन सब्सटेंस जलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अगर ऐसा कोई रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस इसमें से हुआ, तो ये भी हमारा हुआ। नेक्स्ट में एक और रिएक्शन है जो हमें जानना चाहिए, जो कि हम जो एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और काम करते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है, तो वो क्या है? रेस्पिरेशन। यस, ये देखिए, ये हमारा रेस्पिरेशन है, तो ये लिखा गया है। एक बार इसको पूरा रिव्यू कर दूं। द केमिकल रिएक्शन which gives the formation of heat or energy is called exothermic reaction. So here example meant there, it is a coal, when it burns in the presence of oxygen, it gives carbon dioxide and the heat. It is a production of heat, so it is known as exothermic. Here CaO, which is known as quicklime, as it reacts with water, it gives slacklime, calcium hydroxide plus heat. As it gives, it is exothermic reaction. Here glucose, as glucose in our cytoplasm react with the oxygen which we inhale during breathing, it reacts and gives heat. In biology, when we will study in science biology, instead of heat there will be ATP, adenosine triphosphate, which is a currency of heat in the currency of energy in the body of an organism. So it is carbon dioxide, water vapor, and it is the heat which will be inside the body. तो ये हुआ हमारा एक्सोथर्मिक, एक्सो आउट किया, थर्मिक टेम्परेचर आउट करने वाला केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक। अब आते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। इंडोथर्मिक रिएक्शन देखिए, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहता है कि इंडो का मतलब होता है इन, जहाँ है वही रह जाएगा, इंटर रहेगा। थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अंदर लेने वाला रहे, कहाँ से लेगा? बाहर से। बाहर के एनवायरमेंट से टेम्परेचर लिया तो उसको हमने बोला इंडोथर्मिक। तो कौन सा रिएक्शन हो सकता है जो बाहर का हीट लेगा? यानी कि सिंपल है कि उसमें कंडीशन अप्लाई है, उसमें हीट दिया जाएगा रिएक्शन होने के लिए, तभी जा करके वो रिएक्शन जो है हमारा इंडोथर्मिक कहलाएगा। तो इसीलिए देखिए, ये हमारा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, जो कि हम उसको अगर जलाते हैं तो यहाँ हमारा अमोनिया प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों ही गैस के रूप में होगा। जनरली यहाँ भी ये गैस के रूप में था और ये गैस के रूप में था, ये भी गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में होगा, ये भी गैस के फॉर्म में होगा। यहाँ देखिए, आप लोगों को रिव्यू कराऊं, हम लोगों ने
पहले क्लास 9 में पढ़े थे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है ये एक फिजिकल चेंज होता है और ये सब्लिमेशन ही यहाँ हो रहा है। हम खाद को गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये हमारा एक तरह से हीट लिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये देखिए FeSO4 क्रिस्टल है। अगर इस क्रिस्टल को हम हीट करते हैं तो हमारा FeSO3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनेगा। ये दोनों ही हमारा गैस है, तो हम यहाँ गैस लिख भी सकते हैं। तो यहाँ तक का इसमें भी हीट का प्रोडक्ट, हीट एब्जॉर्ब हुआ, हीट लिया। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराया गया, मतलब कि ये क्लोरोफिल और ये सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट भी हीट है ना, तो वहां भी हीट एब्जॉर्ब किया, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस है। जिस तरह से रेस्पिरेशन था ये फोटोसिंथेसिस है। तो याद रखें फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज और वाटर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो है हमारा रिएक्शन जिसमें मैंने दोनों चीज इंडिकेट किया, एक तो रेस्पिरेशन एक तो फोटोसिंथेसिस। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो याद रखें फोटोसिंथेसिस हीट लेता है तो वो हमारा होगा इंडोथर्मिक, और रेस्पिरेशन हीट प्रोड्यूस करता है तो एक्सोथर्मिक। ओके, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट का। ये हम अपने टाइप के बारे में देखें कि हमारा जो है ये कितने टाइप का होगा हमारा ये रिएक्शन। अब जिसको एंडोथर्मिक बोले, इसमें भी कुछ टाइप बन सकता है और संभवतः क्या बनेगा उसका देखा जाए। यहाँ देखिए ये हमारा फोटोलाइसिस, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के चलते रिएक्शन हो, मतलब कि हमारा एक सब्सटेंस टूट जाए। तो ये फोटोलाइसिस में क्या है AgCl हमारा क्या है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पाउडर है जो हम सनलाइट में रखेंगे, तो सनलाइट में रखने के बाद अपने आप वो क्या होगा कि ये गैस बन के ये हमारा गैस बन के क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगा। और साथ ही साथ ये जो है हमारा सॉलिड के फॉर्म में वहाँ सिल्वर बच जाएगा, सिल्वर बचा क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकलने लगा। सेम एज यहाँ देखते हैं तो हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक के चलते लाइसिस हुआ, अलग अलग टूट गया, तो ये भी हमारा गैस बनेगा और ये दोनों गैस बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हीट अब्जॉर्ब करते हैं ये कुछ रिएक्शन। अब आगे देखा जाए यहाँ पर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है कि इनसॉल्युबल सॉलिड, सॉलिड बनेंगे हमारे उस लिक्विड में, उस केमिकल रिएक्शन में जो कि पहले सॉलिड नहीं थे। वहां पर दो लिक्विड कंबाइन होकर के उसमें एक सॉलिड का फॉर्मेशन करा देता है ऐसा कोई रिएक्शन, तो उसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिए किस तरह से है, द रिएक्शन इन व्हिच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड को ही प्रिसिपिटेट बोलते हैं। याद रखें ये प्रिसिपिटेट जो है इट इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड अगर बन गया तो उसी को हम बोलते हैं, नाम देते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन के समय। तो देखिए किस तरह से हमारा बेरियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करा, दोनों लिक्विड है, मगर उस लिक्विड के अंदर हमारा फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट में बेरियम सल्फेट जो कि व्हाइट प्रिसिपिटेट। जिस तरह से दूध में क्रीम अलग हो जाता है दूध फटने के बाद, ठीक वही कंडीशन यहाँ है कि जिसमें से व्हाइट प्रिसिपिटेट उस ट्यूब के अंदर फॉर्मेशन कर जाएगा व्हाइट प्रिसिपिटेट, जिसको हम बोलेंगे बेरियम सल्फेट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कॉपर सल्फेट में हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करें। तो कॉपर सल्फेट में हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करते हैं तो हमारा कॉपर सल्फेट बनता है जो कि ये कलर होगा इसका ब्लैक प्रिसिपिटेट। ये हमारा काला उसमें धब्बे तैयार हो जाएंगे और हमारा H2SO4, ये H2SO4 क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है। हम इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड को भी पा सकते हैं, मगर हमें जनरली हमें जो मेन पढ़ना है वो है हमारा प्रिसिपिटेट रिएक्शन के बारे में, प्रिसिपिटेशन के बारे में। सेम यहाँ देखते हैं अगर हम येलो प्रिसिपिटेट पाना है, हम येलो प्रिसिपिटेट कैसे पाएंगे, उसके लिए लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं। लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं तो हमारा लीड आयोडाइड बनता है और ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में है और इसको एक्वा बोलते हैं, पानी नहीं है, ये है सॉल्यूशन, इसीलिए AQ लिखा जाएगा। तो ये है हमारा लीड आयोडाइड। तो यहाँ देखिए एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि गिव अ रिएक्शन इन व्हिच ब्लैक प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, तो उस समय हमें पता नहीं रहा। तो ये इसीलिए आप लोग 3 एग्जाम्पल याद रखें, ये व्हाइट है, ब्लैक है, येलो है। मैंने तीनों का एक एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन लिखा हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो एग्जाम के लिए या ऐसे भी जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
ओके तो इसके बाद यहाँ तक तो हो गया हमारा तीनों कंडीशन, व्हाइट, ब्लैक, येलो प्रिसिपिटेट कब बनेगा। तो ये हमारा था मेन जो भी छूटा हुआ प्रिसिपिटेट रिएक्शन था। अब उसके बाद और भी कुछ छूटा हुआ है, उसको देख लिया जाए। अब देखिए हम लोग बोलते हैं जंग लग जाना, किसी चीज में लोहा बर्बाद हो जाता है या कोई दूसरा मेटल बर्बाद होता है तो हम उसको सिंपली बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा जाए, एक और अलग से ऑक्सीडेशन जिसमें हम सिर्फ जानते थे कि एयर के चलते ही ऑक्सीडेशन होता है, मगर ऐसा नहीं है, और भी होते होंगे। सिंपली अब कोरोजन देख लिया जाए। कोरोजन एक रिएक्शन है जो मेटल को बर्बाद करता है। तो व्हाट इज कोरोजन, सबसे पहले जाना जाए। यहाँ लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स। यहाँ देखिए मैंने टर्म यूज किया है ग्रेजुअली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें धीरे धीरे मेटल खत्म होते जाए, मेटल बर्बाद होते जाए। और वो बर्बाद किससे होगा? बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और सर्टेन केमिकल्स ऑन देयर एक्सटर्नल सरफेस और देयर सरफेस। मतलब कि ये मेटल है, मेटल के ऊपर वो रिएक्ट करते चला जाए, वो धीरे धीरे मेटल्स खत्म होते जाए, मतलब कि एयर खा जाए, मॉइस्चर खा जाए या फिर कोई केमिकल ही उसको खा जाए, मतलब गला दे। ऐसा कोई रिएक्शन है तो इस रिएक्शन को कोरोजन बोलते हैं। और ये कोरोजन सिर्फ मेटल के साथ होता है, याद रखना है। मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन है जो मेटल का डिस्ट्रॉय करता है। तो क्या है, अब देखिए एक पॉइंट छूटा हुआ है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए एग्जाम में, ये आपके दो चैप्टर में पूछा जाएगा। यहाँ तो ये फर्स्ट चैप्टर में इंडिकेट किया है आपको, फिर मेटल और नॉन मेटल में भी आएगा ये कोरोजन, जिसको उसमें एक पॉइंट है रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या है? कोरोजन ऑफ आयरन इज नॉन एज रस्टिंग। ये बात याद रखें कि आयरन में अगर कोरोजन होता है उसी को रस्टिंग कहा जाता है। ओके तो अब इसका रिएक्शन देख लिया जाए हमारा रस्टिंग का, यानी कि रस्ट का। हमारा ये रस्ट है, ये हमारा रस्ट है जो जंग लग गया है। वो N का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए हमारा लोहे Fe रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और ये मॉइस्चर से। ऑक्सीजन जो लिखा एयर हुआ, मॉइस्चर मतलब पानी का कंटेंट हुआ। इन दोनों के रिएक्शन से अगर लोहे रिएक्ट कर जाता है तो ये हमारा प्रोडक्ट आता है। तो ये है हमारा रस्ट का फॉर्मूला। तो रस्ट का फॉर्मूला हो गया हमारा, रस्ट क्या है? वो कोरोजन ऑफ आयरन है। तो याद रखें व्हाट इज रस्ट? रस्ट इज अ कोरोजन ऑफ आयरन इन व्हिच रेडिश ब्राउन कलर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। तो और भी कोरोजन की कुछ एग्जांपल मैंने लिखा हूँ। कोरोजन का एग्जांपल देखिए, ये ब्लैक कलर सल्फ या सिल्वर पे, ये ब्लैक कलर जो है ये सिल्वर पे आ जाए तो समझिए कि उस सिल्वर का कोरोजन हो रहा है। ग्रीन कलर अगर कॉपर पे आ जाए तो समझिए कि कॉपर हमारा बर्बाद हो रहा है, मोटा है, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, पतला होके वो कंटेनर फूट जाएगा। अब रेडिश ब्राउन होना चाहिए, रेडिश सिर्फ लिखा हूँ BROWN, रेडिश ब्राउन होता है तो ये है हमारा आयरन। रेडिश ही नहीं होता है, लाल पर ब्राउन कलर का होता है, तो रेडिश ब्राउन दे देते हैं। तो हम आपको रस्टिंग का एक एग्जांपल डिफिनीशन लिख सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, द रेडिश ब्राउन कलर on the surface of iron is called rusting or the corrosion of iron। तो इसका हो गया ये, इसका रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दिया, इसका ये ओवरऑल ये कारण क्या है, ये है। ओके अब आगे देखते हैं रस्टिंग के बाद यानी कि कोरोजन के बाद रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है? देखिए रेंसिडिटी क्या है? एक कंडीशन है। बता दो पहले एग्जांपल, हम लोग अक्सर कभी कभी इत्तेफाक से, गलती से या कहीं मजबूरी में हमने कोई पैकेट का ऑयली फूड लिया और खाने के बाद अजीब तीखा सा लग रहा हो और जैसे उसको फाड़ते हैं पैकेट को बदबू आ रही हो, बैड स्मेल आ रहा हो, तो ये समझ जाना चाहिए कि वो हमारा फूड जो है अब जहरीला हो चुका है, मतलब कि उसमें भी रिएक्शन हो चुका है। तो ये याद रखें, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं, मतलब कि ऑयली फूड बर्बाद हो जाए एयर के कांटेक्ट से। तो एयर के
कांटेक्ट से और हमारा ऑयली फूड या ऑयल बर्बाद होता है, उसमें से बैड स्मेल निकलती है, तो ऐसा अगर कुछ है तो उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी देखा जाए अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आवर बुक, तो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इन द फूड। तो कहता है कि कंडीशन वैसा स्थिति बन जाता है फूड का जिसमें हमारा फूड जो है वो एयर के साथ रिएक्ट, यानी कि ऑक्सीजन उसमें एंट्री कर जाता है, जिसको हम पहचान पाते हैं अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब कि एक गंदा बदबू निकलेगा उससे और वहाँ पर उसका टेस्ट खराब हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब देखा जाए रेंसिडिटी हो गया है तो हमें उससे प्रोटेक्शन कैसे होगा, हम कैसे उस फूड को प्रोटेक्ट कर पाएंगे रेंसिडिटी से। तो रेंसिडिटी से उस फूड को प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो देखा जाए कुछ तरीका। हम लोग देखते हैं कि पैकेट फूड जो होता है वो लिखा रहता है कि एक्सपायरी बिफोर 6 मंथ या फिर एक्सपायरी बिफोर 12 मंथ या फिर एक्सपायरी बिफोर 3 मंथ। ये क्यों लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है कि वो हमारा फूड जो है बाहर के एयर के कांटेक्ट में या फिर अंदर का फूड जो है वो केमिकल रिएक्ट कर जाएगा उतने दिन के अंदर, यानी कि रेंसिडिटी उसके अंदर हो जाएगा। तो इसीलिए उसको पैकेट में रहता, मगर उतने ही दिन का समय होता है, इसीलिए वो उसका एक रेंज है कि उतना उसमें डाला गया है, वैसा केमिकल डाला गया है कि उतने दिन में रिएक्ट वो कर जाएगा, मतलब कि जब तक रिएक्ट नहीं कर रहा तब तक रेंसिडिटी नहीं हुआ है। तो देखा जाए आखिर वो केमिकल कौन कौन से होते हैं जो यूज किए जाते हैं। एक BHA एक BHT है, जिसको लिखा गया बिथाइलेटेड हाइड्रोक्साइड एनिसाल, और दूसरा है बिथाइलेटेड हाइड्रोक्साइड टोल्यूइन। ये दो ऐसे केमिकल हैं जो बहुत यूज किया जाता है, और इवन दो ये हमारे ड्रिंक्स में भी यूज किए जाते हैं, जो हम बेवरेज पीते हैं उसमें, फ्रूट जूस में। दूसरा है कि हमारा सॉलिड फूड जो है नाइट्रोजन गैस में पैक किया जाता है। तीसरा है कि हम लोग उस फूड को रेफ्रिजरेटर में रख के सेव कर सकते हैं, और एक लास्ट है कि हम उसको एयर टाइट कंटेनर में अगर ऑयली फूड रखते हैं तो वो हमारा रिएक्ट नहीं करेगा मगर काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि हम बार बार खुले में रखें और एक क्लोज में रखें तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होता है। तो ये था हमारा सम अदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि पिछले वीडियोस में छूट गया था, नहीं बना पाए थे, टाइम नहीं थी। आज फिर दोबारा मैंने इसे बनाया। एज यू फील, व्हाट यू फील, प्लीज कमेंट इट सो दैट आई कैन improve the coming videos. Okay, thank you to all, thank you.